सर्वप्रथम आप सभी को जब समाज शैली में संवाद करना है, उसका शीर्षक है शिक्षा, संस्कृति और संस्कार। वस्तुतः अपने घर में आना बहुत ज़्यादा सुखद होता है। 3 कार्य किसी विषय से संबंधित हम कभी उतार नहीं सकते: मातृशक्ति का, मातृ संस्था का और मातृभूमि का। ये हमारी आजीविका के जीवन की मातृ संस्था है, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। और यह पूरा जीवन ही एक सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की कला है, जिसके 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: शिक्षा, संस्कृति और संस्कार। हमने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा, प्रोफेसर नंदिता जी से, शोभा से, हमारे जो सहयोगी लोग हैं जिनका नाम दिया है, इनका बार बार नाम लेना भी कम नहीं होता है, क्योंकि ये सभी हमारे सीख की प्रक्रिया के कारक रहे हैं और कारण भी रहे हैं। जो 3 घटक हैं, शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, वस्तुतः जीवन के सूत्र हैं। शिक्षा हमें कभी झुकने नहीं दी और संस्कृति हमें कभी पराजित नहीं होने दी और संस्कार हमें कभी गिरने नहीं दी। हमें निरंतर इसका ध्यान सारी संजीवनी शक्ति हमारी शिक्षा ही। इसीलिए शिक्षा को मंत्र कहते हैं। आप सभी ने ऋषियों के बारे में सुना होगा। यह देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। आचार्य आज के प्रोफेसर ही रहे होंगे, या आज के प्रोफेसर आने वाले दिनों में आचार्य कुल के सम्मानित सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, इतिहास में अंकित होंगे और इनके संवाद भी सतत प्रेरक संवाद होंगे। मंत्र इसलिए कहा कि आचार्य ऋषि के रूप में थे और उन्होंने मंत्रों का सृजन किया। ऋषियों मंत्र दृष्टार, वो सभी साहित्यकार भी थे, दार्शनिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। ये जो मंत्र है, यही शिक्षा का निचोड़ है, इसलिए शिक्षा मंत्र है। जो संस्कृति है, यह सूक्ष्म है, हमें बहुत कुछ बताती है, हमसे बहुत कुछ ले जाती है और हमें बहुत कुछ दे जाती है, परंपरा से, वर्तमान से और आगत से। इसीलिए इसे सूत्र है। और संस्कार हमारे लिए सूत्र हैं, पीढ़ियों से आते हैं, ऐसे सूत्र जो जोड़ते हैं और जो समाधान देते हैं समस्याओं का, और यह सब मिलकर शिक्षा का ताना बाना बनाते हैं। इसलिए इनका जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम सभी एक शिक्षण संस्थान में हैं और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए जितने दिनों शिक्षा अर्जित करते हैं, उनके जीवन का स्वर्ण काल होता है। तो आप सभी स्वर्ण काल में हैं। इसमें जो कुछ भी आप कर लेते हैं, वही आगे के लिए निधि बनती है और उसी निधि के आधार पर आप सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, औरों की अपेक्षाएं पूरी करते हैं जो आपसे कहीं न कहीं जुड़े होते हैं या जीवन क्रम में जुड़ जाते हैं। ये तो शिक्षा है। इसके भी 3 रूपों में देखी जाती है। अब इस छोटे छोटे रूप इसलिए कि यथाशीघ्र मैं आप लोगों से अपनी बात पूरी करूँगा। 3 रूपों में देखा: शास्त्र के रूप में, नीति के रूप में और विद्या के रूप में। जब शिक्षा शास्त्र के रूप में देखते हैं, मंचस्थ शोभा गौड़ है, इसलिए मुझे ध्यान आ गया, तो हम भारत की बौद्ध परंपरा और शास्त्र परंपरा से अवगत होते हैं। जो कुछ शास्त्रों में अंकित है, वर्णित है, उसे हम जानने की कोशिश करते हैं और हम शिक्षित से सुविज्ञ बनने के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसे शिक्षा शास्त्र में हम जानते हैं, ऐसा लिखित है, अंकित है, वर्णित है, चर्चित है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं। हमें शास्त्र सीख देते हैं। जीवन में हम 4 गुरुओं से आलोकित होते हैं
और जीवन पथ पर बढ़ने के लिए संबल प्राप्त करते हैं। आरंभिक गुरु हमारी माँ हो, पिता भी है, लेकिन आरंभिक गुरु तो माँ होती है, जो शब्द भाव बोध कराती है। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जिनसे आप लोग लगातार मिलते होंगे। तीसरे गुरु जब माँ और शिक्षक हमारे साथ नहीं होते तो हमारी शास्त्र होते हैं। तो इसलिए शिक्षा शास्त्र के रूप में हमें बहुत कुछ बताते हैं। और चौथे गुरु शास्ता होते हैं, महाजनो ये नगतः सपंथा जिसे कहते हैं। वे शिखर पुरुष जिनके बताए हुए मार्गों पर हमें चलना चाहिए, महानतम लोग जो हमारे आदर्श होते हैं। इसलिए शास्त्र से हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। शास्त्र निर्मित की एक शाश्वत प्रक्रिया है, हमारे ऋषियों ने दिया, आज के ऋषि दे रहे हैं, आने वाले दिनों में आप ही ऋषि बनेंगे, आप ही शास्त्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए शास्त्र को शिक्षा में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। दूसरा पक्ष इसका नीति का होता है, जिसे हम शिक्षा नीति कहते हैं। नीति के रूप में शिक्षा शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान का क्रियान्वयन है, जिसे हम जीवन में उतारते हैं, उसका आचरण करते हैं और उससे आवृत्त होते हैं। नीति शिक्षा का क्रियान्वयन करने वाला व्यवहारिक पक्ष होता है और हम सब उसी नीति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारे पास 21वीं सदी की पहली विस्तृत शिक्षा नीति है, जिसका स्वरूप वैश्विक है, जिसकी आत्मा शुद्ध भारतीय है, जिसमें आधार से आकाश तक जाने का विधान है, जड़ से जगत तक पहुंचने का विधान है, पुरातन से अधुनातन तक पहुंचने का विधान है, मनुष्य मनुष्यता तक पहुंचने का विधान है। इसे शिक्षा नीति है, जो विधान सम्मत होती है, जिसमें बहुत सारे संकल्प होते हैं, बहुत सारे प्रकल्प होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। नीति की यह विशेषता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वह पक्ष शिक्षा का जो हमें दर्शन की तरफ ले, जो हमें हमारे यथार्थ का बोध कराता है, उसे विद्या है। हम विद्या प्राइमरी पाठशाला से ही सीखने लगते हैं। आप लोग प्राइमरी पाठशाला में शायद कम लोग पढ़े होंगे, हम लोग उसी से पढ़ के आए। अर्थात प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक जो निरंतर प्रक्रिया है, उसे विद्यार्जन की प्रक्रिया कहते हैं। सा विद्याया दंते, शिक्षा का दर्शन है कि जो हमें मुक्त कर दे संकीर्णताओं से, जटिलताओं से, अज्ञानता से और अभाव से, उसे विद्या कहते हैं। ये परिभाषा है। शिक्षा जब व्यापकता प्राप्त करती है और दार्शनिक संदर्भ लेती है, तो फिर हम शिक्षा का दर्शन बोलते हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसमें मुक्ति का विधान होता है। इसी विद्या में ही पर्पज ऑफ एजुकेशन भी समाहित होता है कि शिक्षा का उद्देश्य है क्या। शिक्षा का उद्देश्य है सर्वोन्नति, आत्मोन्नति, हम स्वयं का विकास कर लें और सभी का विकास करें और अपना समग्र विकास करें। इसीलिए विद्यमान शिक्षा नीति समग्र शिक्षा नीति कही जाती है, जिसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म टाइट भी है, लाइट भी है, हल्का भी है, सख्त भी है। अर्थात अनुशासन अवश्य होना चाहिए। इस तरह से जो लक्ष्य है शिक्षा का, वह सत्य की खोज है, वह ज्ञान की प्राप्ति है और वह बोधत्व की प्राप्ति है। अर्थात तीन शब्द है। भारत की जो परंपरा है, ज्ञान की परंपरा, बोध की परंपरा और शोध की परंपरा, इस विद्या के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं और यही विद्या फिर हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। एक योग्य शिक्षक कुशल विद्यार्थी होता है। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ाई आरंभ करते समय क्या सोचा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने पढ़ाई आरंभ की तो मुझे लगा कि इससे बड़ा बंधन कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा वह बंधन है
जो हमें सभी बंधनों से मुक्त है। यही एक बंधन है जिसका आरोपण नहीं होता, जो स्वतः हमसे, क्योंकि हमें बहुत सारे बंधनों से मुक्त होना होता है। अतीत काल में हम लोग गणना करते थे, जीवन ही एक गणना है। प्राथमिक स्तर पर हम अंक और अक्षर ज्ञान अर्जित करते थे। हमें लगता था, मैं अपने पिताजी से पूछा करता था कितने क्लास तक पढ़ना होगा, आखिरी पढ़ाई कब तक की होती है। एमए की पढ़ाई उस समय अभी वही है, एमए एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च तो विशिष्टता का क्षेत्र है। हम लोग जोड़ते थे, तब भी ये 2 साल का, 1 से लेकर 16 तक जोड़े तो एमए तक तो 16 वर्ष पढ़ने के होते थे। हम लोग अतीत काल में जोड़ते थे कि कितना वर्ष और पढ़ना है, कितना वर्ष और, यानी पढ़ाई से मुक्ति मिल जाए, जो सबसे मुक्ति प्रदान करे उससे मुक्ति की कोशिश हम लोग करते थे। पता नहीं आप लोग गणना करते हैं कि नहीं कि एमए के पास पढ़ने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन नियति ने वह आजीविका का माध्यम दिया जिसमें आजीवन पढ़ना होता है। तो एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो कुशल विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी वह होता है जो अपने आसपास से ही सीखे। मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ, बहुत सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो सब आप लोगों से सीखा हुआ है। कुछ अनुभूत सत्य है और कुछ प्रतीत सत्य है। सत्य के इसीलिए कई फलक होते हैं, होता तो एक ही है, लेकिन देखने के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मैं चर्चा कर रहा था विद्या के विधान के बारे में। इसलिए जब विद्यार्थी बनना होता है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। 3 बातें हमेशा अपने जेहन में रखनी चाहिए: क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर रचनाशीलता होनी चाहिए और हमारे अंदर संकल्पबद्धता होनी चाहिए। इसी से शिक्षा का ताना बाना तैयार होता है। हम जितने अधिक जिज्ञासु होंगे उतने अधिक हमारे अंदर जो बोध परंपरा के सूत्र हैं, सूक्त हैं, तत्व हैं, वो समाहित होते चले जाएंगे। इसलिए 3 का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में हम लोग बहुत नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में 4 स्तंभों का उल्लेख करते हैं: इंक्वायरी, डिस्कशन, डिस्कवरी एंड एनालिसिस। ये हम शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है और जो जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। अब नई शिक्षा नीति में डिस्कशन पर भी बहुत ज्यादा बल दिया गया है। मूल्यांकन केवल शिक्षक ही नहीं करेगा, आपका मित्र भी करेगा, आपके संवाद और विमर्श के आधार पर। इसलिए जिज्ञासा या जानने की इच्छा और साथ में डिस्कशन, संवाद बहुत मायने रखता है। तो यहीं से प्रश्न उठता है, क्या, क्यों, कैसे, कब और कहां तक। तो इसी से डिस्कवरी या खोज आरंभ होती है और इसी से हम लोग शोध और अनुसंधान करते हैं और इसी से हम लोग सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जैसा दर्शन शास्त्र में प्रोफेसर द्वारका जी आप लोगों से चर्चा करते हैं। फिजिक्स में प्रोफेसर शांतनु जी चर्चा करते होंगे। हम लोग बहुत कहते रहते हैं, where physics ends, metaphysics begins। जहां भौतिक विज्ञान विराम लेता है, वहां से मेटाफिजिक्स या दर्शन शास्त्र शुरू होता है। अर्थात ये सब प्रश्न के आधार पर तय होता है कितनी आवश्यकताएं शिक्षा में होती। आज की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए इसी आधार पर तैयारी है, जैसे संस्थान की तैयारी, शिक्षक की तैयारी, इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, फैकल्टी रेडीनेस, लाइब्रेरी रेडीनेस एंड स्टूडेंट्स रेडीनेस। 4 प्रकार की तैयारी करनी। कितने संसाधन हैं हमारे शिक्षण संस्थान में और उसका लाभ हम कितना भी। आप सब जानते हैं कि अब
कोरोना ने शिक्षा का माध्यम बदला है। ब्लेंडेड मोड से ही अध्ययन अध्यापन होता है और अच्छा भी है। ब्लेंडेड मोड का फायदा यह है कि शिक्षक भी केवल क्लासरूम में ही नहीं पढ़ाता, वह वैश्विक फलक पर व्याख्यान दे रहा होता और विद्यार्थी केवल क्लासरूम में ही नहीं सोचता, वह दुनिया में कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। आपका स्वरूप तत्काल वैश्विक होता है जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी बहुत होनी चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमेशा सतर्क रहें, हमेशा सावधान रहें, कुछ ऐसा न कहते हैं, कुछ ऐसा न लिखते हैं जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल ना हो, आपकी संस्था के अनुकूल ना हो, आपकी संस्कृति के अनुकूल ना हो, आपके संस्कार के अनुकूल ना हो। हमेशा इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सतर्कता बढ़ी है, जानकारी का फलक बढ़ा है, क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन सतर्कता बढ़ी। आवश्यकता है कि हम शिक्षा के माध्यम से जो हमारे संस्थानों का ध्येय होता है, व्यक्तित्व का विकास, हम सभी इसमें स्वयं भी ध्यान रखें, शिक्षण संस्थान पर ध्यान रखें। दूसरा, व्यक्तित्व के साथ ही साथ हमारी संस्कृति का भी विकास। संस्कृति और सभ्यता के कारण ही हमारी भी पहचान बनती है, एक अलग परिचय मिलता है और फिर राष्ट्र का कल्याण हो, इसका ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति में इसके लिए ध्यान है। ये जो विद्यमान युग है और आने वाला युग है, उसे ज्ञान का युग कहा जाता है और ज्ञान के युग में, ज्ञान के विश्व में हम सभी को अर्थात भारत को महाशक्ति बनना है और महाशक्ति बनने का रास्ता विश्वविद्यालय से होकर जाना है और इस रास्ते के रचनाकार आप सभी होते हैं, क्योंकि संस्थान व्यक्तित्व का विकास करते हैं, रचना करते हैं, वर्तमान को सुदृढ़ बनाते हैं और भविष्य के रचनाकार की रचना करते हैं। इसलिए संस्थान और शिक्षा प्रक्रिया इतना अधिक व्यापक होते हैं और विस्तृत सोच वाले होते हैं। यह शिक्षा तब और ज्यादा फलित होती है जब संस्कृति पोषित होती है। आप लोगों ने संस्कृति के बारे में सुना, विस्तार से प्रोफेसर नंदिता जी ने बताया। हमारी संस्कृति, इसे शाश्वत चिरंतन संस्कृति कहा जाता है। हमारी जो मान्यताएं हैं आध्यात्मिकता की, भौतिकता की, सांसारिकता की, सब इस संस्कृति में निहित है। सद्भाव, समन्वय और समावेशन भारतीय संस्कृति की विशेषता है और इसी के कारण हम समभाव रखते हैं सभी के प्रति। और यह समभाव केवल जीवधारियों के साथ ही नहीं है, इसमें 3 शब्द आते हैं। संस्कृति ही हमारा परिचय है, संस्कृति ही हमारा परिवेश है और संस्कृति ही हमारा पर्यावरण है। इसलिए जब हम सद्भाव की बात करते हैं तो जीव जंतु के साथ ही साथ वनस्पतियों के साथ भी और प्रकृति के उपागमों के साथ भी, जिसमें सरिता भी है, जिसमें अरण्य क्षेत्र भी है और जिसमें गिरी भी है। और इसी आधार पर संस्कृति हमेशा हमें शिखरोन्मुख बनाती है, आगे की ओर जाना, चले भी चलते रहे। हमारी संस्कृति भाव है जिसे हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पश्चिम की संस्कृति टकराव की संस्कृति है, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो सैमुअल बी हंटिंगटन के बारे में जरूर जानते होंगे, जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात की। लेकिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक सद्भाव है, जो भी बाहर से आए उनका समावेशन किया, उनका वैधीकरण कर लिया, हमने अपने तरह से मान लिया। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता और इसीलिए हमारे यहाँ सहजीविता है, समर्थ जीविता नहीं। पश्चिम में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ साथ साथ चलने का भाव है, जिसे सहजीविता कहते हैं। उनके यहाँ प्रकृति विजय है, हमारे यहाँ प्रकृति बंधन है। हमको जो शांति पाठ है, वनस्पति शांति की बात करते हैं कि प्रकृति का बंधन है, शुद्ध ऑक्सीजन मिले,
अभी आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि हम सभी ने प्रकृति की महत्ता, सार्थकता, उपादेयता स्वीकार की। बिना उसके पास रहे हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी प्रकृति में लैंगिक समानता है, इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना करने वाला दुनिया का इकलौता देश भारत है कि एक ईश्वर में नर और नारी एक साथ। यह वैज्ञानिक रूप से सत्य भी है। XY क्रोमोसोम आप लोगों ने पढ़ा होगा जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ यह कल्पना है, इसीलिए नारी की अभ्यर्थना करने वाली संस्कृति है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एकास्म पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया, ऐसा उद्घोष करने वाला है। वह संस्कृति जहाँ श्रेष्ठ के प्रति सम्मान है, वह संस्कृति जहाँ कनिष्ठ के प्रति अनुराग भाव होता है, यह भारत की संस्कृति, जिसे हम पर्वों के माध्यम से देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति का महापर्व होता है निर्वाचन, शायद आसन्न है इसलिए ध्यान आगे रखें। डॉक्टर अमित ने इसका उल्लेख किया था इलेक्शन से संदर्भ में। महापर्व भी बहुत मायने रखता है, जिससे लोकशाही जीवंत है। यह संस्कृति की विशेषताएं हैं जो हिंदुस्तान में। समय से 10 मिनट ज्यादा। और यह संस्कृति संचालित होती है संस्कार से। संस्कार पीढ़ियों से आते हैं, अचानक नहीं। और हम जब अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो वर्तमान और आगत पीढ़ियों को संस्कार देकर जाते हैं। इसलिए हमेशा सद्विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ तो संस्कार जैसे हम गर्भस्थ होते हैं तभी से आरंभ हो जाते हैं, और इन संस्कारों का हम आद्योपांत उत्सव मनाते हैं। जब गर्भस्थ होता है शिशु तभी से उत्सव, और जब अंतिम प्रस्थान होता है तब भी उत्सव। यह उत्सव जीवी संस्कार इस देश में स्थिर होते हैं, और इन्हीं संस्कारों के कारण हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए संस्कार हमारे लिए आधार भी हैं, हमारे परिष्कार के कारक भी हैं, और हमारे उद्धार के हेतु भी। इन्हीं से आधार मिलता है, परिष्कार होता है और उद्धार। यह परिष्कार ही, आधार ही, और एक तरह से कहें तो संस्कार भी हमें पूर्ण मनुष्य बनाता। जो मनुष्यता के उदात्त गुण है, जिसमें सत्य, अहिंसा, सहयोग, समभाव, सद्भाव की बात की जाती है, वह संस्कारों से ही आती है। और हम फिर पूर्ण मनुष्य बनते हैं, और जो शाश्वत प्रश्न है जीवन के, उनका हम समाधान करते हैं। शाश्वत प्रश्न है जीवन का, भक्ति दर्शन का, वो हम हैं कौन, और इसका अंतिम उत्तर होता है अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वह परमात्म तत्व का ही अंश होता है। और जैसे एक बरगद के बीज में आप लोग अनुमान कर सकते हो असंख्य छोटे छोटे बीज होते हैं, और उस असंख्य में जो सबसे छोटा होता है उसमें विशाल वट वृक्ष के जितने गुण हैं वो सब समाहित होते हैं। उसी तरह इस आत्म तत्व में जो परमात्म तत्व है उसके सारे गुण समाहित होते हैं, सारी शक्तियां निहित होती हैं। इसलिए हमें तेज का दर्शन होता है और हम तेजस्वी बनते हैं। तेज बाहर से नहीं खोजना है, हर व्यक्ति के अंदर तेजस्वी होने के गुण विद्यमान हैं। इसलिए जहाँ से प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी जिस विश्वविद्यालय को आकार प्रकार देकर आए हैं उसका ध्येय वाक्य है अब तभी वो भव, आप स्वयं प्रकाश बने, क्योंकि आपके अंदर वही तेज है जो ईश्वर का तेज है। और यह प्रकाश तब और आगे विकीर्ण होता है, विस्तीर्ण होता है जब सभी दिशाओं के शुभ तत्वों को आप अपने अंदर आने देते हैं
जो इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है, आत्मो भद्रा गतो विश्वतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने, यही शिक्षा का ध्येय होता है। आप सब